मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ हर इंसान अपनी किस्मत आजमाने आता है। कहते हैं कि अगर आपके पास दिमाग है और अगर आप कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हैं तो फिर आपको इस शहर में एक फकीर से अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर किसी ने इस शहर में अपनी एक जगह बनाई है, लेकिन जगह बनाने के लिए उसको कड़ी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी है और उसके बाद ही उन्होंने कामयाबी का मुकाम हासिल किया। डोंगरी मुंबई का वो हिस्सा है जहाँ साधारण मिडिल क्लास तबके के लोग रहते हैं। इसी जगह पर पैदा हुआ था मुंबई का, या यूं कह लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा डॉन, जिसने डोंगरी की चौल से दुबई के महलों तक का सफर तय किया है और आज वो पड़ोसी मुल्क में छिपा हुआ है। इस सीरीज में हम बात करेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड और उसके बादशाह दाऊद इब्राहिम की। दाऊद क्या है, कैसे बना वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह? ये जानने के लिए हमें दाऊद के समय से पहले के अंडरवर्ल्ड को भी अच्छे से समझना होगा। मुंबई में देश के हर हिस्से से लोग आते हैं, जैसे यूपी बिहार से मेहनत करने वाले मजदूर और किसान, तो गुजरात से बिजनेसमैन, बंगाल से कलाकार आते हैं, तो आंध्र प्रदेश से रेस्टोरेंट बिजनेस में माहिर शेट्टी लोग। और इन लोगों के मुंबई आने और कामयाबी हासिल करने के साथ ही मुंबई में आया अंडरवर्ल्ड। मुंबई के पहले डॉन्स में हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला का नाम मशहूर है। इन तीनों का नाम लोग दबी जुबान में लेते थे क्योंकि इनसे सभी खौफ खाते थे, चाहे वो आम पब्लिक हो, अभिनेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, पुलिस हो या फिर कोई राजनेता। लेकिन बहुत से लोग इन्हें अपना मसीहा भी समझते थे। इन डॉन्स ने अपने अपने समाज में कई सारे गरीब लोगों की पैसे से काफी मदद की, इसलिए इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस बन गया था। ये टाइम था दाऊद से पहले वाले जमाने का। मैं यहाँ इनके बारे में ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दाऊद की कहानी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पहले के अंडरवर्ल्ड और मुंबई के हालात को अच्छे से समझा जाए। दाऊद से पहले पूरी मुंबई को 3 लोग संभालते थे। चलिए शुरुआत करते हैं इसी तिकड़ी की पहली कड़ी से। सबसे पहले बात करते हैं डॉन वरदराजन की, यानी वर्धा भाई की। वरदराजन मुदलियार काम की तलाश में साल 1945 में तमिलनाडु से मुंबई आया। मुंबई आकर वर्धा ने वीटी स्टेशन पर ही कुल्ली का काम शुरू कर दिया। यूं तो वरदराजन खुद गरीब था, लेकिन फिर भी वो स्टेशन के पास ही बनी बाबा बिस्मिल्लाह की दरगाह पर गरीबों को खाना खिलाया करता था। शुरू से ही धारावी की झोपड़पट्टी में रह रहे कई लोग वर्धा का नाम जानने लगे थे। सन 1950 की बात है। चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई की सरकार ने स्टेटमेंट शराब पर प्रतिबंध कर दिया था, जिसके चलते राज्य में अवैध शराब और स्मगलिंग जैसे काम तेज हो गए थे। वर्धा की मुलाकात भी कुछ शराब के स्मगलर से हुई। मद्रास से मुंबई बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर आने वाले वर्धा को इस काम से जल्दी पैसा कमाने का एक जरिया दिखाई देने लगा। यहीं से उसने क्राइम की काली दुनिया में अपना पहला कदम रखा। सबसे पहले वो दूसरे डीलर्स के लिए पुलिस की आंखों से बचकर शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करने लगा। उन दिनों शराब के अवैध बिजनेस पर मुथु नाम के एक व्यक्ति का राज हुआ करता था, लेकिन वो बीमार रहने लगा था और उसकी बीमारी के चलते जैसे ही मुथु ने सेमी रिटायरमेंट लिया तो वर्धा ने मुथु का सारा शराब का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने थॉमस कुरियन नाम के एक आदमी को अपने साथ लिया और खुद का एक गैंग बना लिया। फिर वो अवैध शराब बनाने और बेचने के धंधे में भी उतर गया। ये दोनों लोग अपने इस गैंग को मद्रासी गैंग बुलाते थे। दूसरी तरफ 1955 आते आते हाजी मस्तान ने खुद को मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्थापित कर लिया था। उस वक्त तक उसने बखिया ब्रदर्स के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। हाजी मस्तान की मुंबई डॉकयार्ड और समुद्री सीमाओं पर काम करने वाले स्मगलर्स में भी अच्छी खासी पकड़ हो गई थी। लेकिन अब तक मस्तान को ये बात समझ में आ गई थी कि मुंबई पर राज करने के लिए उसे पैसे और किराए के स्मगलर्स के साथ साथ मजबूत मसल पावर की भी जरूरत पड़ेगी, और उसकी यही तलाश उसे वरदराजन तक ले आई। जब वरदराजन क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ रहा था तो उस वक्त मस्तान क्राइम की दुनिया का बादशाह था।
कि एक बार की बात है, वर्धा के आदमियों ने मुंबई डॉकयार्ड से एक स्पेशल एंटेना चुरा लिया। ये कंसाइनमेंट दिल्ली के एक बड़े मंत्री के लिए आया था। जब ऊपर से प्रेशर आया तो पुलिस ने वर्धा को पूछताछ के लिए उठा लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद भी वर्धा ने कुछ नहीं बताया। जब इस घटना की खबर हाजी मस्तान को लगी तो उसने तुरंत अपने लोगों से वर्धा के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। मस्तान के लोगों ने उसे बताया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बावजूद वरदराजन की मुंबई में रहने वाली तमिल पॉपुलेशन के बीच काफी अच्छी पकड़ है। हाजी मस्तान जाने क्या सोचकर खुद ही वर्धा से मिलने डॉकयार्ड स्थित पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान एक बड़ी हस्ती थी। पुलिस के बीच भी उसका अपना अलग रौब था। हाजी मस्तान के सफेद कपड़ों से लेकर उसकी चमचमाती कार को लोग दूर से ही पहचान लिया करते थे। यानी किसी से मिलने के लिए खुद हाजी मस्तान का पुलिस स्टेशन पहुंचना एक बड़ी बात थी। पुलिस स्टेशन जाकर हाजी मस्तान ने वरदराजन की ओर इशारा करते हुए तमिल में अभिवादन किया, वनक्कम थलाइवर। इतना सुनते ही वरदराजन चौंक गया, क्योंकि बाकी सब की तरह वो भी हाजी मस्तान को पहचानता था। ऐसे में उसके मुंह से अपने लिए तमिल में थलाइवर सुनना एक बड़ी बात थी, क्योंकि तमिल भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल कमांडर या चीफ के लिए किया जाता है। मस्तान ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पुलिस और वर्धा में समझौता करवा दिया और वर्धा को पुलिस ने छोड़ दिया। मस्तान ने वहीं पुलिस स्टेशन में ही वर्धा को उसके साथ मिलकर गोल्ड स्मगलिंग करने का ऑफर कर दिया। उन दिनों हाजी मस्तान की इजाजत के बिना मुंबई अंडरवर्ल्ड में पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे में जब हाजी ने खुद ही वर्धा को अपने लिए ये काम करने का ऑफर दिया तो उसके पास मना करने का कारण ही नहीं था। बस यहीं से हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन की तिकड़ी की शुरुआत हुई, जिसने आने वाले 1.5 दशक तक मुंबई की गलियों पर एक चित्र राज चलाए रखा। 1960 के दौर में पूरे मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन की तूती बोलती थी। करीम लाला साउथ मुंबई में राज करता था। सेंट्रल मुंबई, जिसमें मेजॉरिटी स्मगलिंग और लीगल कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस के काम होते थे, वो हाजी मस्तान के कंट्रोल में था। ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में वरदराजन का वर्चस्व था। यहाँ वो कार्गो चोरी के सामान से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और नारकोटिक्स जैसे काले धंधे संभालता था। इस तरह मुंबई को अलग अलग हिस्सों में बांट लेने की वजह से 1960 से लेकर 1980 के शुरुआती सालों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई मतभेद नहीं हुआ। इन तीनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इन तीनों के बीच का एक नियम था कि कोई भी दूसरे के एरिया में टांग नहीं अड़ाएगा और ना ही ये लोग आपस के किसी गैंग वॉर में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार तीनों को अपनी अपनी कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट था। खास तौर पर तमिल कम्युनिटी के बीच वर्धा का रुतबा तो ऐसा था कि उसने माटुंगा और धारावी में अपनी खुद की अदालत बना ली थी, जहां उसका फैसला सर्वमान्य होता था। वो वहां के लोगों की हर छोटी से बड़ी परेशानी को अपनी खुद की अदालत से सुलझा दिया करता था। वर्धा अपनी काली कमाई का एक हिस्सा माटुंगा और धारावी की गरीब जनता पर भी खर्च किया करता था। इन इलाकों में रहने वाली गरीब जनता के लिए वर्धा एक मसीहा की तरह था, जो उनकी हर जरूरत और हर परेशानी में उनका साथ देता था। यही कारण है कि इस दौर में वर्धा का वर्चस्व ऐसा हो गया था कि पुलिस भी उससे टक्कर लेने से बचती थी। ऐसा कहते हैं कि जब भी वरदराजन को किसी पुलिस वाले से मिलना होता था तो उसके पहले ब्लैक लिकर का एक ग्लास उस पुलिस वाले की टेबल पर पहुंचा दिया जाता था, जिसे देखकर सब समझ जाते थे कि वरदराजन उस पुलिस वाले से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आने वाला है। और जब भी ऐसा होता था, सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर को छोड़कर सारा पुलिस स्टेशन खाली हो जाता था। वर्धा के दबदबे का आलम यह था कि बिना उसकी परमिशन के पुलिस भी उसके इलाके में कदम नहीं रखती थी। ये वो दौर था जब स्मगलिंग और गलत बिजनेस के दम पर पुलिस से ज्यादा रिसोर्सेज अंडरवर्ल्ड के इन डॉन्स के पास थे, और बेईमानी के बेशुमार पैसे के दम पर लोकल पॉलिटिशियंस भी
इनके इशारों पर नाचते थे। जो पुलिस वाले बिक जाते थे उन्हें खरीद लिया जाता था, और जो नहीं बिकते थे उन्हें ये डॉन्स अपने पॉलिटिकल सपोर्ट से चुप करा देते थे। उस दौर में वर्धा के रौब का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्धा द्वारा सायन कोलीवाड़ा के पब्लिक लैंड पर बनाए गए बहुत से मंदिरों में से एक का इनॉग्रेशन खुद एक स्टेट चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने किया था। 1984 में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग बोर्ड ने उसे 47,66,000 के स्मगलिंग केस में वर्धा की डिटेंशन को रिकमेंड किया। वर्धा द्वारा सोशल सर्विस के नाम पर चलाई जा रही एम्बुलेंस के जरिए स्मगलिंग और किडनैपिंग का काम किया जा रहा था। वर्धा के 2 जाने पहचाने साथी कोरिया उर्फ ख्वाजा भाई और महेंद्र सिंह सोम की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इतने सबूत के बाद भी वर्धा हर बार अपनी पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से पुलिस की पकड़ से बचता रहा। इसी तरह मागुली स्मगलिंग केस में भी सबूत होने के बाद वर्धा राजन पुलिस के चंगुल से बचता रहा। पर अंत तो हर चीज का आता है। बहुत जल्दी खुद को शेर समझने वाले वर्धा को सवा शेर मिल ही गया, जिसने वर्धा राजन की जड़ें मुंबई से ही उखाड़ फेंकी। 1980 के दशक में ही वर्धा राजन के अगेंस्ट पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी बढ़नी शुरू हो गई थी। इस सब के पीछे वाईसी पवार नाम का एक पुलिस ऑफिसर था। उसने सीधे वर्धराजन और उसके गैंग को निशाना बनाया। देखते ही देखते वाईसी पवार की प्लानिंग और काम ने वर्धराजन के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। या तो उसने वर्धा गैंग के ज्यादातर मेंबर्स को जेल में डाल दिया, या फिर वो लोग पुलिस शूट आउट में मार दिए गए। वर्धराजन के लगभग 30 साल तक चले इस काले कारोबार में ये फर्स्ट टाइम था जब वर्धा पर इस तरह का प्रहार किया जा रहा था। वो वर्धा जो एक समय में ब्लैक लिकर का ग्लास भेजकर पुलिस स्टेशन को अपने आने की सूचना देता था, उस वर्धा को पुलिस के डर से अपने सारे काले धंधे बंद करने पड़े। पुलिस ने उस पर अपना शिकंजा इस कदर जकड़ लिया था कि वर्धा को मुंबई छोड़कर वापस तमिलनाडु भागना पड़ा, जहां 2 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। हाजी मस्तान, जो वर्धा का 30 साल से ज्यादा पुराना साथी था, उसने अपने वादे के मुताबिक वर्धा की बॉडी को चार्टर्ड इंडियन एयरलाइंस प्लेन से उसके अंतिम संस्कार के लिए मुंबई मंगवाया, जहां उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए धारावी, माटुंगा और साइन कोलीवाड़ा से हजारों लोग शामिल हुए। इस तिकड़ी में दूसरा नाम है करीम लाला का। इसकी कहानी मैं अपने अगले एपिसोड में लेकर आऊंगी। दाऊद ने इसी तिकड़ी को मुंबई पर राज करते देखा था, और वो इन सबसे ऊपर अकेला राजा बनना चाहता था। इसीलिए दाऊद को समझने के लिए इन डॉन्स की कहानी को जानना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार।